सुप्रभात बच्चों। श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी की यूट्यूब चैनल के हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास हिंदी व्याकरण के अंतर्गत और हमने समास के भेद में अव्ययभाव समास और द्विगु समास कर लिए थे, उनके उदाहरण समझ लिए थे और आपको समझ में भी आए होंगे। आपने ज़रूर प्रैक्टिस भी की होगी घर पर। तो अब हम इसके आगे के भेदों की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा भेद इसका द्विगु समास। पहला भेद हमने कर लिया अव्ययभाव समास, दूसरा भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के आपको भेद बताए गए थे, कुछ उपभेद होते हैं तत्पुरुष समास के जो आपको बताए गए थे। तो एक बार हम पहले उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम द्विगु समास को पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास जो है हमने पढ़ लिया था और उसकी परिभाषा है कि जब अव्ययभाव समास वह होता है जहाँ पर पूर्व पद अव्यय होता है और उसके कारण पूरा पद अव्यय बन जाता है। और जैसे हमने उसके कुछ एग्जाम्पल भी पढ़े थे, जैसे यथाशक्ति, यथाशीघ्र, प्रतिदिन, प्रत्येक, हर एक। जैसे हम इसके विग्रह करते हैं, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र शीघ्रता से, या फिर आमरण मृत्यु तक, आजीवन जीवन भर, है ना, भर पेट, पेट भर कर। तो इस प्रकार से हमने अव्ययभाव समास पढ़ लिया था। और अब दूसरा था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी हमने भेद किए थे। तत्पुरुष समास में हमने पढ़ा था कि पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। गौण का अर्थ मैंने आपको बताया था सामान्य, और उत्तर पद मुख्य, प्रधान होता है। प्रधान अर्थात मुख्य होता है, प्रमुख होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। तो इस प्रकार इसके अन्य उपभेद हमने पढ़े थे साथ में, जो कि विभक्तियों के कारण से इसके उपभेद किए गए हैं, जिसमें हम यदि कर्ता को छोड़ दें और संबोधन कारक को छोड़ दें तो पूरे 6 भेद होते हैं। और 6 भेद हमने इसके कर लिए थे, जिसमें हमने करण कारक है, करण तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष है, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध। तो ये सारे के सारे हमने परिभाषा सहित पढ़ लिए थे, इनके उदाहरण से हमने इन्हें समझ लिया था। और अब हम द्विगु समास पढ़ेंगे। द्विगु समास क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, तो पहले आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। तो द्विगु समास वह होता है जहाँ पूर्व पद मैंने आपको बताया था क्या होता है। पूर्व पद अर्थात प्रथम पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ये आपको द्विगु समास की परिभाषा में याद रखना है कि द्विगु समास की विशेषता क्या है। जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से इसको आपको बताती हूँ। जैसे मैंने लिखा पंचतंत्र। देखिए पंचतंत्र, अब ये 2 पद से मिलकर एक समस्त पद बना है। समस्त पद का पूर्व पद देखिए, पूर्व पद विशेषण है क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। और ये कौन सा विशेषण है, विशेषण के अंतर्गत ये संख्यावाचक विशेषण है। पूर्व पद से हमें संख्या का पता चलता है। तो जहाँ कहीं भी समस्त पद में पूर्व पद के द्वारा संख्यावाची शब्द का ज्ञान होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है। यहाँ पर पंच शब्द संख्यावाचक है, पंचतंत्र। तो इसका जब हम विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है पंचतंत्रों या 5 तंत्रों का समाहार या समूह। 5 तंत्रों का समाहार। आया आपको समझ में? इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, जैसे चौराहा, दोपहर, या
फिर शताब्दी, है ना, चौराहा, चार राहों का समाहार, पंचवटी, पांच वटों का समाहार। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि द्विगु समास में प्रथम पद अर्थात पूर्व पद संख्यावाचक होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं, कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। द्विगु समास जहां समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, वहां द्विगु समास होता है, वहां द्विगु समास होता है। तो देखिए ये इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही आसान है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो समस्त पद है, समस्त पद मैंने आपको बता दिया क्या है, तो जहाँ समस्त पद का पूर्व पद अर्थात प्रथम पद संख्यावाचक हो या संख्यावाचक विशेषण हो, वहाँ द्विगु समास होता है। अब इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण जैसे दोपहर, हमारे सामने ये समस्त पद है। समस्त पद देखिए क्या है, दोपहर। अब दोपहर का जब हम समास विग्रह करते हैं तो वो क्या बनता है, वो होगा दो पहरों का समय। पहर होते हैं ना दिन में, तो दो पहरों का समाहार। आया आपको समझ में? देखिए दो पहरों का समाहार। इसी तरीके से देखिए त्रिवेणी का क्या हो जाएगा, सब में आप देखिए कि जो पूर्व पद है, प्रथम पद है, वह संख्यावाची है। तीन वेणियों का समाहार, तीन वेणियों का समाहार। इसी तरीके से बहुत सारे शब्द हैं, कुछ उदाहरण हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे चवन्नी, चवन्नी चार आनों का समाहार। चवन्नी का क्या हो जाएगा, चार आनों का समाहार। और जैसे चौराहा, अभी मैंने आपसे बताया था, चौराहा चार राहों का समाहार। अर्थात जहाँ चार रास्ते मिलते हैं, चार राहों का समाहार। तो अब आपको उदाहरण के माध्यम से पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास की क्या परिभाषा है, अर्थात उसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसके उदाहरण से पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है कि जहाँ समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, दोपहर दो पहरों का समाहार, त्रिवेणी तीन वेणियों का समाहार, चवन्नी चार आनों का समाहार, चौराहा चार राहों का समाहार। तो ये हो गया द्विगु समास। फिर हम आगे करते हैं द्वंद्व समास।
अब हम समझते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व का मतलब होता है समान, मतलब चाहे कोई भी दो वस्तु हो तो उन दोनों में जो समानता है या वो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ठीक है। तो द्वंद्व समास क्या होता है, अब तक हमने देखिए पढ़ा था परिभाषाओं में कि किसी में पूर्व पद प्रधान है, किसी में उत्तर पद प्रधान है, या फिर किसी में प्रथम पद संख्यावाची है। यहाँ पर द्वंद्व समास जो है उसकी विशेषता क्या है कि द्वंद्व समास में दोनों ही पद समान होते हैं। तो दोनों ही पद समान होते हैं, लेकिन इसके साथ ही इसकी क्या विशेषता है कि समस्त पद बनाते समय इसमें जो योजक चिन्ह लगा होता है उसका लोप हो जाता है, मतलब वो छिप जाता है। योजक शब्द जो होता है वो क्या होता है, जैसे और, मतलब कि दो शब्दों को जोड़ने वाले जो चिन्ह होते हैं, शब्द होते हैं, उनको कहते हैं योजक शब्द या योजक चिन्ह। तो जैसे और, या, ये सब क्या है, ये है योजक चिन्ह या योजक शब्द। तो जब हम समस्त पद बनाते हैं, देखिए पहले आप समझ लीजिए फिर मैं लिखवाती हूँ। देखिए जैसे हम लिखते हैं इसमें भाई बहन। अभी तक हम जो समास में उदाहरण लिखते आ रहे थे, मैंने आपको बताया था समस्त पद जो एक साथ दो शब्द जो है जब एक साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो समस्त पद होते हैं। यहाँ पर भी देखिए ये दो शब्द हैं, लेकिन इसको भी हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे समस्त पद। क्या कहलाएगा ये, समस्त पद। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो अलग अलग लिखे हुए साथ में नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इन दोनों को समस्त पद बनाने वाला जो चिन्ह है वो योजक चिन्ह है, और इसी योजक चिन्ह के कारण से ये समस्त पद कहलाता है, समस्त पद बन जाता है। तो जब हम समस्त पद के रूप में द्वंद्व समास में जब लिखते हैं तब क्या होता है, तब योजक चिन्ह का, योजक शब्द का लोप हो जाता है और इसकी जगह योजक चिन्ह लग जाता है। और जब इसी का हम विग्रह करते हैं उस समय क्या होता है, विग्रह करते समय यही योजक शब्द साथ में लगा दिया जाता है, तो ये इसका समास विग्रह हो जाता है। तो देखो आपने समझ में आया आपको। तो अब हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों ही पद समान है। यहाँ पर भाई बहन, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, भाई और बहन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया कि भले ही ये दोनों शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, परंतु इनको हम समस्त पद ही कहेंगे क्योंकि ये योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। और ये इसका नियम है कि इनको समस्त पद बनाते समय योजक चिन्ह लगाया जाता है और इनको अलग करते समय अर्थात इनका विग्रह करते समय योजक शब्दों का प्रयोग करके इनका विग्रह किया जाता है। तो अब हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। लिखिए, देखिए, जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। वहाँ द्वंद्व समास होता है। देखिए समझ में आपको आ गया है, मैंने पहले भी समझा दिया आपको।
तो यहाँ पर आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें दोनों पदों को, दोनों पद कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद, तो दोनों पदों को मिलाते समय, इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित, मतलब दोनों पदों के मध्य में स्थित, ठीक है, मध्य स्थित योजक शब्द का लोप हो जाता है और विग्रह करते समय क्या होता है, विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग होता है। तो अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि जिस समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं वहां द्वंद्व समास होता है। अब इसकी एक अन्य विशेषता और है कि इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक शब्द का लोप हो जाता है। योजक शब्द क्या बताया था मैंने आपको, ये जो शब्द होता है ना, ये योजक शब्द होता है, योजक शब्द सॉरी, और ये जो लिखा है ना मैंने यहाँ पे और या, ये होता है योजक शब्द और योजक चिन्ह मैंने आपको जो बताया था ये होता है। तो योजक शब्द का लोप हो जाता है और जब लोप होता है तो हम उसको किस रूप में लिखते हैं, योजक चिन्ह के रूप में प्रयोग करते हैं समस्त पद में। और विग्रह करते समय और अथवा या का प्रयोग होता है। तो ये है इसकी परिभाषा और इसकी विशेषता भी साथ में समझा दी है मैंने। अभी इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, जैसे इसका उदाहरण है अपना पराया, योजक चिन्ह के साथ समस्त पद लिखा गया है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये हो जाएगा अपना और पराया। तो इसी तरीके से कुछ और उदाहरण भी हम इसमें लिख लेते हैं। जैसे अमीर गरीब, तो इसका क्या बन जाएगा, अमीर और गरीब। जैसे देखिए गंगा यमुना, तो इसका हो जाएगा गंगा और यमुना। देखते हैं ऊंच नीच, ये हो जाएगा ऊंच और नीच। तो देखा आपने ये सभी उदाहरण जिसमें समस्त पद में योजक चिन्हों का प्रयोग किया गया है और इनका विग्रह करते समय योजक शब्दों का प्रयोग करके इनका विग्रह किया गया है। तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब दोनों ही पद समान होते हैं, और जहाँ पर समस्त पद करते समय योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करते समय योजक चिन्हों के स्थान पर
योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये है द्वंद्व समास। फिर आगे हम करते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। देखिए, तो कर्मधारय समास में क्या होता है ये अब हम चर्चा करते हैं। पहले तो कि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों होते हैं सब में समास में। अब यहाँ पर कर्मधारय समास की क्या विशेषता है? कर्मधारय समास की विशेषता यह है कि इसमें क्या होता है, इसमें पहला पद विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण। और दूसरा पद जो है वो विशेष्य होता है। दूसरा पद विशेष्य होता है, लेकिन इसमें साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो एक पद है, इसका एक पद तो क्या होता है? उपमान होता है। और एक पद जो है वो क्या होता है? उपमेय होता है। मतलब एक पद उपमान तो दूसरा पद उपमेय होता है। अब ये उपमेय और उपमान क्या होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है, तो सबसे पहले हम वो भी समझ लेते हैं। एक बार फिर बताती हूँ। पहला पद तो है विशेषण और दूसरा पद जिसका विशेष्य होता है, मतलब और दूसरी बात कि जिसमें दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब उपमेय और उपमान क्या होता है मैं एक बार आपको बताती हूँ। पहले की कक्षाओं में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। तो देखिए, उपमान क्या होता है और उपमेय क्या होता है। देखिए, आप मान कर चलिए कि उपमेय जो है वो हमेशा क्या होगा? संज्ञा शब्द होता है। ठीक है, उपमेय जो है वो संज्ञा शब्द होता है। उपमान जो है वो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला होता है। ठीक है, मतलब जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ चंद्रमुख। अब देखिए, जिसके साथ उपमा दी जाती है, ठीक है, ये मुख शब्द है। मुख शब्द जो है वो विशेष्य है। हम इसको क्या कह सकते हैं? विशेष्य। अब देखिए, मुख शब्द जो है विशेष्य है और इस मुख शब्द का की तुलना जो है वो किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ में की जा रही है। ये मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो जिसके साथ में उपमा दी जाती है या जिसके साथ में तुलना की जाती है, ठीक है, जिसके साथ किसी वस्तु की तुलना की जाती है, जिसके साथ किसी वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए, ये तो हो गया उपमान। जिसके साथ किसी वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए वह तो है उपमान, और जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या हो जाएगा? उपमेय। मतलब जिसकी तुलना उपमान के साथ की जाती है, ठीक है, जिसकी तुलना की जाए। तो ये आपको समझ में आया। उपमान क्या होता है? जिसके साथ किसी वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए, और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाएगी वो किसके साथ की जाएगी? उपमान के साथ में। जैसे यहाँ पर मुख की तुलना किसके साथ की जा रही है? चंद्रमा के साथ। तो फिर यहाँ पर चंद्रमा है, वो तो क्या हो गया? चंद्रमा हो गया उपमान, और जो मुख है वो क्या हो गया? उपमेय। आगे अंतर आपको समझ में? तो देखिए, उपमान जिसके साथ किसी वस्तु
वस्तु या प्राणी की तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। और उदाहरण के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुख की तुलना चंद्रमा के साथ की जा रही है, इसलिए चंद्रमा यहाँ पर उपमान है, और मुख शब्द क्योंकि इसकी तुलना की गई है इसलिए ये यहाँ पर उपमेय है। अब हम इसकी परिभाषा और उदाहरण लिख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा वैसे तो मैंने आपको बता दी है, अब लिखकर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान व दूसरा पद उपमेय होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। ये हो गई कर्मधारय समास की परिभाषा। कि आपको दो ही बातें इसमें ध्यान में रखनी है कि पूर्व पद विशेषण तो उत्तर पद विशेष्य होता है, और दोनों ही पद में, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो ये इसकी परिभाषा है, और इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे मैंने आपको अभी बताया था, चंद्रमुख, तो इसका हो जाएगा चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख, कई तरीके से हम इसके विग्रह कर सकते हैं। जैसे का पुरुष, तो इसका विग्रह क्या होगा? का मतलब होता है कायर, ठीक है, का पुरुष कायर पुरुष, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका होगा कायर है जो पुरुष। कायर है जो पुरुष। इसी तरीके से दुरात्मा, तो इसका हो जाएगा दुर। देखिए दुर उपसर्ग लगा है, इसका मतलब होता है बुरा, तो क्या हो जाएगा? बुरी है जो आत्मा। बुरी है जो आत्मा, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए नील गगन, तो इसका हो जाएगा नीला है जो गगन। नीला है जो गगन, तो देखिए हर एक शब्द में एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बता रहा है। यहाँ देखिए मुख को चंद्रमा के समान बताया गया है, दोनों में उपमेय उपमान का संबंध है। इसी तरीके से यहाँ पर पुरुष की क्या विशेषता बताई गई है कि वो कायर है। यहाँ पर देखिए आत्मा बुरी है, तो विशेषण विशेष्य का संबंध हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी विशेषण विशेष्य का संबंध है। गगन कैसा है? नीला है, ये उसकी विशेषता है। तो इस तरीके से
यहाँ पर कर्मधारय समास, समस्त पद के उदाहरण, समस्त पद का विग्रह, ठीक है, ये है समस्त पद और ये है समास विग्रह। तो इस प्रकार से इनके विग्रह करने हैं। जैसे हम कहते हैं नीलांबर, नीला है जो अंबर, या फिर हम कहते हैं दुष्चरित्र, बुरा है जो चरित्र। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इनके। नील कमल, नीला है जो कमल। पर्णकुटी, हम कहते हैं पर्णकुटी, पर्ण से बनी हुई कुटी। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हम यहाँ पर इतने ही कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले और अंतिम समास के भेद की तरफ, और वह है बहुव्रीहि समास। तो देखिए, बहुव्रीहि समास में पहले हम परिभाषा लिखने से पहले समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। बहुव्रीहि समास वह होता है जिसमें न तो पूर्व पद और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें कोई तीसरा ही, दोनों ही पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं। बाकी सब में हम अब तक क्या पढ़ रहे थे, किसी में पूर्व पद प्रधान होता है तो किसी में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद गौण होता है, किसी में पूर्व पद, तो किसी में कोई पद संख्यावाची होता है, किसी में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास में क्या होता है, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं, अर्थात उसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही न तो प्रधान होते हैं ना ही गौण होते हैं, बल्कि कोई तीसरा ही अर्थ मुख्य होता है, तीसरे ही अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, वहां पर कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास का समास को हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे चतुर्मुख, उदाहरण है चतुर्मुख। अब देखिए, दो पद हैं, एक तो है चतुर, दूसरा है मुख। अब यहाँ पर देखिए, ना तो ये पूर्व पद और ना ही उत्तर पद प्रधान है, ना ही ये दोनों गौण हैं, बल्कि ये दोनों ही मिलकर के किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। और वो संकेत जो है विग्रह करते समय हमारे सामने आता है कि चार हैं मुख जिसके, चार हैं मुख जिसके, या फिर चार मुख वाला। कौन? चार मुख वाला हम किससे कहते हैं, तो वो है ब्रह्मा। आया ना, तीसरा अर्थ सामने आया हमारे। तो जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही मिलकर किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, वहां पर होता है कर्मधारय, वहां पर होता है बहुव्रीहि समास। तो उदाहरण के माध्यम से ये आपको समझ में आ गया है। इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं और फिर कुछ अन्य उदाहरण इसके लिखते हैं। तो देखिए, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं, संकेत करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। वहां पर बहुव्रीहि समास, ये शब्द भी आप
सही लिखिएगा, लिखने में बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती है इनमें। बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताओं के साथ में इसकी डेफिनेशन है। और इसमें आपको बस यही ध्यान में रखना है कि ना तो इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, न ही इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें कोई तीसरा ही शब्द या अर्थ मुख्य होता है, प्रधान होता है, जिसकी तरफ ये दोनों पद मिलकर संकेत करते हैं। मतलब पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे ही अर्थ की तरफ संकेत करते हैं, वहां पर कर्मधारय समास होता है। जब हम इसके उदाहरण देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम इसका कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे देखिए हम लिखते हैं चतुर्मुख। हमने लिखा चतुर्मुख, जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। तो इसका विग्रह करते समय क्या हो जाएगा, चार हैं मुख जिसके, मुख जिसके, तो चार मुख वाले कौन है, ब्रह्मा। तो यहाँ आ जाएगा ब्रह्मा। ये तीसरे अर्थ का उल्लेख करना आपके लिए आवश्यक है। इसमें इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका विग्रह करते हैं, किसी भी उदाहरण का अगर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत विग्रह करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको इसका जो तीसरा अर्थ निकलता है वह उस अर्थ का उल्लेख अवश्य करना है, वह अर्थ आपको कोष्ठक में लिखना है। तो इसी तरीके से गिरिधर, अब नाम से ही हमें पता चल रहा है, मतलब कि इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि वह जो एक शब्द है, जो जिस शब्द की तरफ संकेत करते हैं दोनों पद, वह एक ये सारे नाम, समस्त पद के ये सारे नाम किसी एक के लिए रूढ़ होते हैं, केवल ये उसी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे गिरिधर, गिरिधर नाम आते ही हमारे माइंड में एक ही जो तस्वीर है वो उभरती है, और वो तस्वीर है इसकी कृष्ण की, गिरि को धारण करने वाला, है ना। तो ये आ जाएगा गिरि को धारण करने वाला कौन, गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। तो यहाँ पर देखिए ये सभी नाम किसी एक के लिए रूढ़ हैं। चार मुख वाला ब्रह्मा रूढ़ हो गया ब्रह्मा के लिए, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला कृष्ण, कृष्ण के लिए ये एक शब्द रूढ़ हो गया है। इसी तरीके से कार्तिकेय है, जैसे षडानन, कार्तिकेय के लिए यूज करते हैं हम षडानन। छह आनंद है जिसके, तो आनंद अर्थात मुख, तो छह आनंद है जिसके, तो हो जाएगा षडानन कार्तिकेय। ठीक है, लिख लीजिए। षडानन तो हो जाएगा छह आनंद वाला। आनंद, आनंद का अर्थ होता है मुख, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, छह आनंद वाला कौन है, कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन है ये आप सभी को पता ही है, कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र। तो इसी तरीके से दशानन। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो संख्या है और प्रथम पद संख्यावाची है, जैसे दशानन है या फिर षडानन है, चतुर्मुख है, तो आप कहेंगे कि इसमें तो प्रथम पद संख्यावाची है, तो फिर ये द्विगु समास में क्यों नहीं गया, इसे हमने बहुव्रीहि समास में क्यों लिखा। तो इसी बात को मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ कि भले ही यहाँ पर प्रथम पद संख्यावाची है, लेकिन आपको इस
पूरे पद को ध्यान में रखना है और यहाँ पर ये समझना है कि इसका कोई तीसरा रूढ़ अर्थ भी निकल रहा है। और वो रूढ़ मतलब जितने भी संख्यावाची शब्दों के साथ शुरू होने वाले जो समस्त पद हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि उनका कोई रूढ़ अर्थ निकलता है तो उस समय हमें द्विगु समास को प्राथमिकता न देकर बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी है। आया आपको समझ में? इसी तरीके से मैं एक बात आपको और बता देती हूँ, ये सारे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से मैं आपको एक उदाहरण और बताती हूँ जिससे आपको कुछ और विशेष बातें पता चलेंगी। जैसे देखिए, पीतांबर। अब पीतांबर शब्द जो है वो किसके लिए काम में आता है? पीतांबर शब्द हम कहते हैं पीले वस्त्र को धारण करने वाला। तो इसका जब हम निग्रह करते हैं तो क्या बनता है? पीले वस्त्र वाला या फिर पीले वस्त्र को धारण करने वाला। कौन धारण करने वाला? तो यहाँ भी हम पीले वस्त्र कौन धारण करता है? जब भी हम सोचते हैं पीतांबर, पीतांबर हम किसी एक के लिए शब्द यूज करते हैं और वो हम किसके लिए यूज करते हैं? वो भी हम कृष्ण के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने बताया था कि जिस समस्त पद में तो दोनों में ही विशेषण विशेष का संबंध होता है, वहाँ पर तो कर्मधारय समास होता है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर अंबर की विशेषता बताई गई है कि वो कैसे हैं। अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है, अंबर का अर्थ आसमान भी होता है। यहाँ पर वस्त्र के संदर्भ में है ये शब्द, तो यहाँ पर अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, जो कैसे हैं? पीले हैं। तो जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम यदि कहते हैं पीत है जो वस्त्र, पीत का अर्थ होता है पीले। ठीक है, पीत है जो वस्त्र। ठीक है, और यहाँ पर पीत वस्त्र धारण करने वाला कृष्ण, यहाँ पर पीत है जो वस्त्र। यदि आप इसका विग्रह इस प्रकार करते हैं पीले वस्त्रों को धारण करने वाला और ब्रैकेट में आप कृष्ण लिखते हैं, तब तो वो किसमें आएगा? बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा, क्योंकि वो किसी रूढ़ अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है। और यदि आप इसका विग्रह करते समय केवल इतना ही लिखते हैं पीत है जो वस्त्र, तब फिर पता चलता है कि यहाँ पर वस्त्रों की विशेषता बताई गई है। विशेष्य है वस्त्र और विशेषण है पीत। तो विशेषता क्या बताई गई है कि वस्त्र कैसे हैं? पीले। तो पीत है जो वस्त्र, तब वो किसमें चला जाएगा? तब वो चला जाएगा कर्मधारय समास में। तो इस बात का भी आपको अंतर समझना होगा, ये अंतर भी आपको समझना आवश्यक है। तो द्विगु समास और बहुव्रीहि समास के पदों में जो अंतर है वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको अंतर को समझना है। इसी प्रकार से बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास के पदों में जो अंतर है उसे आपको किस तरीके से समझना और कैसे विग्रह करना है, तो आपका उत्तर फिर सही होगा। तो इस प्रकार से आप विग्रह करके और ये समझ सकते हैं, स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आने वाला है या फिर वो कर्मधारय समास के अंतर्गत जाएगा, या फिर वो द्विगु समास के अंतर्गत जाएगा, संख्यावाची पद है तो, या फिर वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जाएगा यदि उसका तीसरा मुख्य अर्थ निकल रहा है। तो अब आपको पूरे समास के भेद जो हैं वो समझ में आ गए और उदाहरण के द्वारा सभी क्लियर हो गए हैं। और फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए, एक बार आप पूरा पढ़िएगा, इनको पूरा समझने का कोशिश कीजिएगा और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आता है तो बाद में जब भी आपकी क्लास होगी उस समय हम ज़रूर इसके बारे में एक बार रिवीजन कर लेंगे, लेकिन तब तक घर पर ही आप सेफ रहिए और रिवीजन करते रहिए
जो भी कार्य आपको करवाया जा रहा है आप उसे भी समय पर पूरा करते रहिए। तो इस प्रकार समास का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है और इसे आप पढ़ते रहिए, खूब अभ्यास कीजिए। आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।